इसाबेला का जन्म 1975 में कोलंबिया में हुआ था। यह एक ऐसा देश है जहां हर कोई केवल स्पेनिश बोलता है, लेकिन इसाबेला इसाबेला ने सचमुच अमेरिकी सपने का सपना देखा था। उसने अंग्रेजी में किताबें खरीदी, रेडियो पर गाने सुने और यह सब सिर्फ भाषा सीखने के लिए, और जितनी जल्दी हो सके महाद्वीप के उत्तरी भाग को जीतने के लिए निकल पड़ी। हालांकि इसाबेला ने भाषा सीखने में सफलता प्राप्त की, लेकिन दक्षिणी लहजा हमेशा के लिए उसके साथ रहा। लेकिन इसने युवती को फ्लोरिडा जाने, वहां एक रियल एस्टेट एजेंट के रूप में नौकरी पाने और अपने लोगों की तरह घर किराए पर लेने या खरीदने में मदद करने से नहीं रोका, जो केवल स्पेनिश बोलते हैं। 2002 में इसाबेला विलियम हेलमैन से शादी कर ली, और इस तथ्य के बावजूद कि युगल 10 साल तक शादी में रहे, उनका पूरा मिलन निरंतर झगड़ों और घरेलू विवादों की एक श्रृंखला थी। अंत में जब पति पत्नी का धैर्य टूट गया तो उन्होंने तलाक के लिए अर्जी दी। तलाक की प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक चली, 2 साल तक। इन 2 वर्षों के दौरान इसाबेला ने एक नया आदमी भी ढूंढ लिया, जिसके साथ जैसा कि उसे लगा उसे निश्चित रूप से खुशी मिलेगी। नए प्रेमी का नाम लुई बेनेट था और वह ग्रेट ब्रिटेन से था। बचपन में उनका परिवार ऑस्ट्रेलिया में रहने चला गया, जिसकी बदौलत लुईस को दोहरी नागरिकता मिली और वह अपने देश वापस लौटकर अपने काफ़ी प्रतिष्ठित कैम्बोर्न स्कूल ऑफ माइंस से स्नातक करने में सक्षम हो गया। लेकिन लुईस कभी भी अपनी विशेषता में काम करने में कामयाब नहीं हुआ। यह कहना असंभव है कि यह अच्छा है या बुरा, क्योंकि यूके में स्नातक होने के कुछ साल बाद ही वह ऑस्ट्रेलिया लौट आया और अपनी खुद की सोलर पैनल निर्माण कंपनी खोली। यह ध्यान देने योग्य है कि यह काफ़ी सफल रहा, क्योंकि सिर्फ 4 साल बाद ही वह अमेरिकी बाजार में प्रवेश करने में सक्षम हो गया। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उनका मुख्य कार्यालय फ्लोरिडा में था, युवा और होनहार लुईस ने इंटरनेट के माध्यम से वहां एक पत्नी की तलाश शुरू की। ऐसा लगता है कि आज इंटरनेट पर किसी से परिचित होना आसान है, और व्यक्तिगत रूप से ऐसा करने से कहीं अधिक आसान है। लेकिन लुईस को लंबे समय तक इसमें कोई भाग्य नहीं मिला। वह महिलाओं के प्रोफाइल को पलटता रहा, उन पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। जिन लोगों ने उसे पहले लिखा, उन्होंने या तो उसे डरा दिया या उसकी रुचि नहीं जगाई। लेकिन जब उसने फोटो में इसाबेला को देखा तो वह उसे जेनिफर लोपेज की नकल लगी और उसने उसे लिखने का फैसला किया। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि वे काफ़ी लंबे समय तक और बहुत बार पत्र व्यवहार करते रहे। इसाबेला ने उसे बताया कि कैसे वह हमेशा कोलंबिया से अमेरिका जाना चाहती थी, वह कितने समय से भाषा सीख रही थी, वह कैसे नौकरी की तलाश कर रही थी, और अंत में उसने उसे अपने पिछले रिश्तों के बारे में भी बताया। बेनेट इस बात से बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं था, खासकर जब से इसाबेला और विलियम का तलाक केवल समय की बात है। जहाँ तक युवती का सवाल है, वह जाहिर तौर पर पिछले रिश्तों और लंबे तलाक से थक चुकी थी, जिसने उसकी सारी आंतरिक शक्ति को खा लिया था। उसने खुद ही व्यक्तिगत रूप से मिलने की पहल की, और लुई के पास जहाँ भी वह होता, चाहे वह इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो या थाईलैंड, और लुई ने अपने नए प्रेमी को पाने की कोशिश में एक कैटमैरान खरीदा, जिस पर इसाबेला के साथ कैरेबियन सागर की यात्रा करने की योजना बनाई। यह उसका बचपन का सपना था, क्योंकि बार बार घर बदलने के कारण जल्दी से नए दोस्त नहीं मिल पाते थे, और उन्हें अपना खाली समय जूल्स वर्ने या लुई स्टीवेंसन जैसी साहसिक किताबें पढ़ने में बिताना पड़ता था। हाँ, बेनेट ने उल्लेख किया है कि ट्रेजर आइलैंड उनकी पसंदीदा किताब थी, शायद अच्छे कारण से, और यह अभी भी उनके जीवन में एक भूमिका निभाएगी। इसाबेला अपना सारा खाली समय, चाहे वह छुट्टी हो या लंबा सप्ताहांत, लुई के साथ यात्रा करने में बिताती थी, और उसने देखा कि इन महंगी यात्राओं के दौरान बेनेट व्यावहारिक रूप से काम के बारे में भूल जाता था। हाँ, बेशक यह इस तथ्य तक सीमित हो सकता है कि उसकी कंपनी की सभी प्रक्रियाएं इतनी स्वचालित थीं कि वह अपने लिए जी सकता था, लेकिन फिर भी इसाबेला चिंतित थी। उसने एक बार अपने प्रेमी से इस विषय पर बात करने की कोशिश भी की, लेकिन उस आदमी ने या तो मजाक में कहा या पूरी गंभीरता से कहा कि उसे बहुत बड़ी विरासत मिली है
और चिंता की कोई बात नहीं है। इसाबेला इस तरह के जवाब से संतुष्ट थी। जुलाई 2016 में दंपति के लिए एक खुशी की घटना हुई। उनकी एक बेटी हुई। लुइस के साथ साथ इसाबेला के लिए भी यह पहली संतान थी, जिसका नाम उन्होंने अमेलिया रखा। यहाँ युवा माता पिता के बीच पहली असहमति शुरू हुई, जिसे इसाबेला ने पिछले दुखद अनुभव के कारण बहुत कठिन अनुभव किया। वे तय नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें अपनी बेटी को किस तरह से सही तरीके से पालना चाहिए। फिर किस देश में बेटी का बड़ा होना बेहतर होगा। लुइस ने पूरी ताकत से जोर दिया कि अमेलिया ऑस्ट्रेलिया में अपने माता पिता के बगल में बड़ी हो। इसके विपरीत इसाबेला अमेरिका से कहीं नहीं जाना चाहती थी। आखिरकार युवा पिता ने हार मान ली और 2017 में पूरा परिवार फ्लोरिडा चला गया, जहां उन्होंने पहले से ही पैदा हुई बेटी के बावजूद आखिरकार शादी करने का फैसला किया। इसाबेला ने अपने अब पति से हनीमून पर जाने की विनती की, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि यह समुद्री यात्रा उन्हें उस राज्य में वापस ले आएगी जब वे पहली बार एक दूसरे को जानते थे और अपने कटमरैन पर खुले समुद्र में द्वीपों के चारों ओर बेफिक्र होकर नौकायन करते थे। लुइस ने अपनी पत्नी की सनक सुनी और उससे वादा किया कि हनीमून जरूर होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद। और लुइस झूठ नहीं बोल रहा था। अप्रैल 2017 के अंत में वह ऑस्ट्रेलिया से लौटा और युगल अपने रोमांटिक क्रूज पर निकल पड़ा। हाँ, पहले तो सोशल मीडिया पर पोस्ट देखकर ऐसा लगा कि सब कुछ वैसा ही था जैसा इसाबेला चाहती थी। सभी तस्वीरों में वे मुस्कुरा रहे हैं, एक दूसरे को बाहों में भर रहे हैं और कैरिबियन द्वीपों की सैर कर रहे हैं। हालांकि फिर उन अंतहीन हनीमून तस्वीरों के बाद 2 सप्ताह तक एक लंबी खामोशी शुरू हुई। जब इसाबेला फिर से ऑनलाइन दिखाई दी तो उसने अपने परिवार को बताया कि वह और उसका पति क्यूबा में हैं और फ्लोरिडा लौटने की योजना बना रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं पता कि किस रास्ते से लौटना है। उसने यह भी कहा कि यहाँ उनका कनेक्शन बहुत ख़राब है, इसलिए अगले कुछ दिनों में उन्हें शायद उससे कोई कॉल न मिले। 15 मई की रात को तटरक्षक बल को लुइस से मदद के लिए कॉल आया। उसने कहा कि वह खुले समुद्र में एक बेड़ा पर अकेला था। बचाव दल तुरंत उसकी तलाश में निकल पड़े। बहामास के पास कटमरैन पाया गया और वह वास्तव में एक नाव पर अकेला था, जो विभिन्न चीज़ों और प्रावधानों से ऊपर तक भरी हुई थी। किनारे पर लुइस ने निम्नलिखित कहानी सुनाई। 14 मई को एक थका देने वाले दिन के बाद उसने इसाबेला से कुछ घंटे आराम करने के लिए कहा और अपनी पत्नी को कटमरैन के प्रबंधन का काम सौंपकर केबिन में झपकी लेने चला गया। नीचे से एक जोरदार धमाका सुनकर लुइस जाग गया और उसने अपनी पत्नी को पुकारा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वह ऊपर गया, चारों ओर देखा और पाया कि इसाबेला कहीं भी नहीं थी और जिस झटके ने उसे जगाया था उसने कटमरैन के तल में एक छेद बना दिया था, जिसके माध्यम से पानी उसके जहाज में प्रवेश करने लगा और नाव डूबने लगी। लुइस ने सोचा कि उसकी पत्नी बस झटके से पानी में बह गई और चूंकि उसने बनियान पहन रखी थी इसलिए वह ठीक थी और अपने बच्चे के साथ नीचे न जाने के लिए उसने अपना सारा सामान इकट्ठा किया और बचाव नाव पर चला गया। इस बीच बचाव दल ने लुई के जीवन रक्षक बेड़ा की सामग्री को देखा। वे आश्चर्यचकित थे क्योंकि वह व्यक्ति केवल वही चीज़ें ले गया जो उसकी थीं, जैसे कि उसे कोई उम्मीद नहीं थी कि उसकी प्यारी इसाबेला जीवित है और जल्द ही मिल जाएगी। वह अपने साथ अपना चाय का सेट भी लाया था। उसके बैग में एल्यूमिनियम की ट्यूब भी मिली जिसके अंदर चांदी के सिक्के छिपे थे, लेकिन इस खोज पर ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि इसाबेला की खोज के लिए तत्काल आगे बढ़ना आवश्यक था। तटरक्षक बल ने हेलीकॉप्टर सहित अपने सभी उपकरणों का इस्तेमाल किया और पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन उन्हें वही कटमरैन मिल गई जो लुई के बयानों के अनुसार पानी के नीचे की चट्टानों पर दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, लेकिन आसपास कोई पानी के नीचे की चट्टान या चट्टान नहीं थी। न ही नाव पूरी तरह से नीचे गई थी। नाव का निरीक्षण करने का निर्णय लिया गया। इस उद्देश्य के लिए कई गोताखोरों को भेजा गया। फिर से उनकी जांच के परिणाम लुई की कहानी से मेल नहीं खाते। जैसा कि मैंने पहले कहा,
मलबे वाली जगह पर पानी के नीचे की कोई चट्टान नहीं थी। नाव किसी भी चीज से टकरा नहीं सकती थी और नीचे जो छेद थे वे नाव के अंदर से बने थे, बाहर से नहीं। इस मामले में एक और चौंकाने वाली बात यह थी कि नाव के सभी एस्केप हैच खुले थे, जिससे निश्चित रूप से कैटमैरान के डूबने की दर बढ़ गई। और लुईस ने अपनी कहानी में उल्लेख किया कि उसने नाव को किनारे पर छोड़ दिया, जैसा कि उसे करना चाहिए था। तथ्य यह है कि एस्केप हैच को खोलने की सख्त मनाही है और उनकी आवश्यकता केवल तब होती है जब डूबते जहाज से बाहर निकलने का कोई और रास्ता न हो। इसके अलावा लुईस एक अनुभवी नाविक होने के नाते एक बीकन या सैटेलाइट फ़ोन का उपयोग नहीं करता था, जो आपदा के मामले में बचाव दल को यात्रियों को समय पर खोजने में मदद करता। यानी बाहर से ऐसा लग रहा था कि लुईस ने जानबूझकर जहाज को डुबोया और इसे एक दुर्घटना की तरह दिखाया। लेकिन फिर उसकी पत्नी कहाँ है? 16 मई को इसाबेला की तलाश जारी रही। हालांकि कैटमैरान के मलबे को 120 घंटे बीत चुके थे, जबकि खुले समुद्र के बीच में एक महिला को जीवित खोजने की संभावना केवल 13 घंटे है। 18 मई को खोज बंद हो गई। इसाबेला आज तक नहीं मिली है। लुईस खुद 15 मई को घर लौट आया, मानो उसे इसाबेला के लापता होने की चिंता ही न हो। और इससे भी बड़ी बात यह है कि उसने 19 मई के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए सिर्फ एक टिकट खरीदा था, इसलिए उसे उम्मीद भी नहीं थी कि बचाव दल उसकी पत्नी को जीवित या मृत अवस्था में खोज पाएगा। लेकिन उसने अपनी पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र जल्द से जल्द प्राप्त करने की पूरी कोशिश की, ताकि वह एक करीबी रिश्तेदार के रूप में बीमा प्राप्त कर सके। इसे अस्वीकार कर दिया गया। बीमा कंपनी के मना करने के बाद लुईस इसाबेला के माता पिता से मिलने गया और अपनी बेटी को उनसे दूर ले जाने की कोशिश की। उन्होंने इसाबेला की मौत के लिए उसे दोषी ठहराया और अमेलिया को नहीं देना चाहते थे। वह पुलिस को बुलाने के बाद ही अपनी बेटी को ले जा सका। 28 मई को उसने अमेलिया को अपने माता पिता के पास यूके में छोड़ दिया और बीमा भुगतान प्राप्त करने के लिए फिर से प्रयास करने के लिए फ्लोरिडा लौट आया, जिसका कानूनन उसे हक था। पुलिस को लुईस का व्यवहार बेहद संदिग्ध लगा। उन्हें सचमुच यकीन था कि वह अपनी पत्नी के लापता होने के लिए जिम्मेदार था, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था। यहाँ तक कि जिस कैटमैरान पर सैद्धांतिक रूप से हत्या हो सकती थी और जिस पर इस बात की पुष्टि करने वाले सबूत मिल सकते थे, वह भी बहुत गहराई तक नीचे चली गई थी और उसे वहां से निकालना असंभव था। लेकिन जिस घर में लुईस और इसाबेला रहते थे और साथ ही लुईस के अपने सेल फोन की तलाशी सफल रही। हाँ, यह तथ्य कि पति पत्नी हफ्तों तक एक दूसरे से संवाद नहीं कर सकते थे और पति खुद समय समय पर घर से गायब हो सकता था और लंबे समय तक वहां दिखाई नहीं देता था, इसे कोई सबूत नहीं माना जाता है। लेकिन तथ्य यह है कि घर में रिकॉर्डिंग डिवाइस पाए गए थे, जिस पर इसाबेला ने अपने पति की लगातार धमकियों को रिकॉर्ड किया था। पहले से ही जांच को इस विचार पर धकेल दिया कि उनके रिश्ते में सब कुछ सुचारू नहीं था, क्योंकि इन रिकॉर्डों को देखते हुए लुईस ने बार बार अपनी पत्नी को मारने का वादा किया था। इसाबेला ने अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताया और उनके साथ साझा किया कि वह अपने क्रूर पति और क्रूर तानाशाह को छोड़ना चाहती थी, लेकिन अपने रिश्ते को बचाने के लिए केवल एक बार और अब आखिरी बार कोशिश करना चाहती थी। लेकिन जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं, वह कभी सफल नहीं हुई। झगड़े का मुख्य कारण लुईस का कर्ज था, रियल एस्टेट, बिजली, क्रेडिट कार्ड। वह सचमुच कर्ज में डूब गया और इस गड्ढे से बाहर निकल पाया। यह असंभव लग रहा था। इसके अलावा उसने अपनी समस्याओं को हल करने की कोशिश नहीं की, बल्कि केवल अपने कैटमैरान पर यात्रा करना जारी रखा, फिर भी कहीं भी काम नहीं किया। और इसके अलावा अपनी बची हुई बचत में से कुछ थाईलैंड में थाई बॉक्सिंग सबक जैसी चीज़ों पर खर्च कर दिया। बेशक इसाबेला को यह पसंद नहीं आया और इस बीच लुईस ने अपनी पत्नी को बच्चों की परवरिश छोड़कर नौकरी करने के लिए मजबूर कर दिया, ताकि वह उसके कर्ज चुका सके, जबकि वह ज़्यादा ज़रूरी काम कर रहा था। लुईस बेनेट के कर्जों पर नज़र डालने पर जांच में यह भी पता चला कि 2014 से 2016 के बीच वह व्यक्ति लगभग $1,60,000 के अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण में शामिल था।
जैसा कि पता चला, बचाव दल को लुइस के बैग में जो सिक्के मिले वे बहुत दुर्लभ और संग्रहणीय थे। बाद में जांच से पता चलेगा कि सिक्के 2016 में लुइस के एक परिचित, जो उस समय जहाज के चालक दल का सदस्य था, किट्टी से चुराए गए थे। और जब चालक दल शहर गया तो इस परिचित ने सिक्के चुरा लिए और उन्हें आगे पुनर्विक्रय के लिए लुइस को दे दिया। हाँ, तस्करी के लिए ही जांच लुइस को सलाखों के पीछे डालने में कामयाब रही, क्योंकि घर की तलाशी के दौरान उन टेप रिकॉर्डिंग के अलावा पुलिस को कुछ सिक्के मिले। तस्करी के लिए लुइस को 7 महीने की जेल हुई। वहां सलाखों के पीछे रहते हुए उस व्यक्ति पर दूसरा आरोप भी लगा, आरोप सिर्फ अपनी पत्नी पर अनैच्छिक हमला करने का। जांच ने उन सभी तथ्यों की सावधानी पूर्वक जांच की जो उनके हाथ लगे थे और जिन्हें उन्होंने बहुत सावधानी से टुकड़े टुकड़े करके इकट्ठा किया, और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अपनी यात्रा के दौरान इसाबेला को अपने पति की चीजों में वही संग्रहणीय सिक्के मिले और उनके बीच एक घोटाला हुआ। लेकिन यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं था कि इसाबेला की मौत नाव पर हुई थी या पानी में। झगड़े के दौरान काफी उग्र और कहीं कहीं क्रूर पति या तो वार की ताकत का अंदाजा नहीं लगा पाया या फिर महिला को पानी में फेंक दिया और फिर उसे कोई मदद नहीं की, और इस तरह इसाबेला डूब गई जबकि उसका पति नाव पर उसे तड़पता हुआ देख रहा था। त्रासदी के दौरान लुइस को एहसास हुआ कि उसकी पत्नी की मौत उसके लिए एक अच्छी बात थी, और अगर वह इसे डूबती हुई नाव दुर्घटना की तरह दिखाता तो उसे इसाबेला की मौत के पैसे के अलावा डूबते हुए कैटमैरान के लिए अतिरिक्त भुगतान मिलता, क्योंकि इसे एक बीमाकृत घटना भी माना जाता था। लेकिन अभियोजन पक्ष की ओर से पूरी कहानी केवल शोकग्रस्त रिश्तेदारों की कल्पना थी। लुइस पर कभी भी पूर्व नियोजित हत्या का आरोप नहीं लगाया गया। सबूतों की कमी के कारण उसे एक सौदा पेश किया गया था कि अगर वह दोषी ठहराता है तो उसे केवल 8 साल की सजा होगी। लुइस ने स्वीकार कर लिया, लेकिन क्या उसे इसके लिए सहमत होना चाहिए था? अगर वह वास्तव में दोषी नहीं है और उसके खिलाफ सभी सबूत केवल एक टेप रिकॉर्डर है जिसमें वह अपनी पत्नी को धमकाता है। इसाबेला के रिश्तेदार बेशक इस फैसले से नाराज थे, लेकिन उन्हें यह भी एहसास हुआ कि अन्यथा लुइस बेनेट को तस्करी के मामले में अपनी बाकी की सजा काटनी होगी और बहुत जल्द रिहा कर दिया जाएगा। नवंबर 2018 में लुइस बेनेट को 8 साल की जेल हुई और सभी बीमा भुगतान और उसकी पत्नी की सभी संपत्तियां जिनका उसने दावा किया था और जिसके लिए उसने यह सब व्यवस्था की थी, अमेलिया को मिलेंगी। इसके अलावा अदालत ने लुइस को अपनी बेटी को मौद्रिक मुआवजा देने का आदेश दिया, जिसने अभी तक बड़े होने पर इस तरह के गंभीर मनोवैज्ञानिक आघात का अनुभव नहीं किया है। देखने के लिए धन्यवाद।